चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.2 प्रश्नावली। तो 1.2 अपरिमेय संख्या, इस प्रश्नावली में हमें अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, बट पूरी तरीके से नहीं। इसमें हम सिर्फ अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे। तो देख लेते हैं इसमें क्या हमें पढ़ना है। इधर ये जो बताया गया है ये क्या है, और उसके बाद फिर प्रश्नावली को करते हैं, प्रश्नावली 1.2 को। तो इसमें आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। सबसे पहले समझ लीजिए क्या है वास्तविक संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का संग्रह होता है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? p/q के फॉर्म में लिखी जाती है, जहां पे p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। और अपरिमेय क्या होती है? जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, अगर वो अपरिमेय है तो वो परिमेय नहीं होगी, अगर परिमेय है तो वो अपरिमेय नहीं होगी। और दोनों तरह की संख्याओं को मिला के कौन सी बनती है? वास्तविक संख्या। क्लियर बात? उसके बाद पूर्णांक आता है। ये वास्तविक संख्या में ही होता है पूर्णांक, पूरा का पूरा। पूर्णांक क्या होती है? माइनस वाली संख्याएं और धन वाली संख्याएं और साथ में जीरो भी। तो ठीक है, जैसे लिखा गया है -2, तो वो पूर्णांक है। क्या वो परिमेय? हाँ, -2/1 लिख दिया तो वो क्या हो गया? परिमेय भी हो गया। मतलब पूर्णांक पूरा का पूरा क्या होता है? परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, और पूर्णांक के अंदर ही क्या होती है? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे बताया ना कि पूर्णांक के अंदर ही क्या होता है? ऋणात्मक संख्या और धनात्मक दोनों होती हैं। तो ऋणात्मक को अलग कर दिया और इधर पूर्णांक को अलग कर दिया। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है। ठीक है, उस संग्रह को बोला गया था पूर्णांक। अब पूर्णांक को भी 2 बराबर भागों में इधर कैटेगरी किया जा सकता है। एक तो 0 हो गया और एक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक था, उसको प्रकृत संख्या बोलते थे। अच्छा, प्रकृत संख्या के अंदर भी 2 तरह की संख्याएं होती हैं। सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। अब ये सम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाग चली जाए या 2 के पहाड़े में आए उसे बोलते हैं सम संख्या, और जो ना आए उसे बोलते हैं विषम संख्या। अब सम और विषम के अंदर भी 2 तरह की संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। भाज्य का क्या मतलब है? जो कि किसी न किसी संख्या से भाग चला जाए, कंपोजिट नंबर जिसे बोलते हैं, उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। और जो अभाज्य है वो क्या होती है? प्राइम संख्या, प्राइम नंबर होते हैं, वो किसी से ना जाए, सिर्फ एक से जाए और खुद से भाग देने पे जाए, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो विषम के अंदर भी ऐसा ही होगा। उसमें भी कुछ भाज्य होती हैं और कुछ अभाज्य होती है। जैसे विषम है 3, तो 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। और 7 भी अभाज्य है। उसके बाद 9 क्या है? भाज्य संख्या है और वो विषम भी है। इसी तरीके से सम में देखा जाए तो देखो भाज्य क्या हो गई? 4 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, और अभाज्य क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, 2 क्या है? अभाज्य है। तो इस तरीके से है। और इसके बाद प्रश्नावली 1.2 पे आ जाते हैं। इसमें क्या दिया गया अब अच्छे से समझ लेते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सही बात है भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या ही होती है। क्लियर? सत्य है, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेयों का संग्रह वास्तविक संख्या होता है। क्योंकि वास्तविक संख्या किससे बना होता है? परिमेय और अपरिमेय से बना होता है, तो परिमेय वास्तविक संख्या ही होती है। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्रकृत संख्या है। संख्या रेखा आपको पता है जिसपे धनात्मक वाली भी सारी संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक वाली होती हैं, शून्य भी होता है, यानी कि पूरी की पूरी वास्तविक संख्या होती है संख्या रेखा पर। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्या रेखा पर होती हैं। हाँ, तो कह रहा है कि प्रत्येक जो उसका हर एक बिंदु है √m के रूप का होता है। नहीं जी, जैसे हमने मान लिया 1 है तो 1 का कर दिया रूट 1 ही होगा। 2 है, 2 का कर दिया रूट। ठीक है, अब 2 और 3 के बीच में बहुत सारी और भी संख्याएं होंगी जो कि 2 के रूट के रूप में नहीं होंगी। जैसे √3 और √2, इनके बीच में और भी संख्याएं हैं जो √m के रूप की नहीं होंगी। ठीक है, और m यहाँ पे क्या बोला है? प्रकृत संख्या है। तो 2 और 3 के बाद दशमलव में कई सारी संख्याएं होंगी, वो तो प्रकृत नहीं होती। ठीक है, यानी कि ये जो कह रहा है वो असत्य। तो इसे लिखेंगे कैसे? असत्य, क्योंकि √2 और √3 के बीच अनंत संख्याएं होती हैं जो कि √m के रूप की नहीं होती। तीसरा, वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
नहीं भाई, देखो वास्तविक संख्या क्या थी, वास्तविक संख्या इन दोनों से बनी हुई थी, तो वास्तविक संख्या पूरा अपरिमेय थोड़ी होती है, नहीं होता, गलत है मतलब। ठीक है, तो असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं पता है ना, धनात्मक 1 2 3 4 5 6 7, इनका अगर वर्गमूल, पूर्णांक कह रहा है, ठीक है, तो दशमलव में नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यही संख्या होगी, इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अच्छा, जैसे 2 ले लिया, ठीक है, तो वर्गमूल किया तो √2 हो गया, ये तो अपरिमेय। 3 ले लिया, ये अपरिमेय। 4 ले लिया, 4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय है, मतलब ये जो कह रहा है वो गलत है। यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय हो। तो ये लो √4 ही दे दो, ठीक है, √9 दे दो। √9 का अगर आप करते हो तो वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 क्या है, परिमेय है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, जैसे कि √9 ले लो, वर्गमूल 9 ले लो, इसका 3 हो जाएगा, जो एक परिमेय संख्या है। तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, शायद आपने पढ़ा हो पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती थी ये थ्योरम, याद है क्या? ये क्या होता था, त्रिभुज के 3 साइडों, भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है। अगर कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे कि ये है, समकोण समझते हो, मतलब जिसका एक कोण 90 अंश है, ये तो इसके और इस भुजा के बीच में एक संबंध होता है। इस भुजा को कहते हैं, जिस पे त्रिभुज रखा गया होता है, इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, या फिर कह सकते हो जो 90 अंश वाले कोण के सामने होती है, उसको कर्ण, और इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, ये याद रखना। अब इन तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इसी का हम प्रयोग करने वाले हैं ये √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो देखो संख्या रेखा आपकी होती है ये, जिसमें दोनों तरफ ये अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पे 0 होता है, इधर एक माइनस में संख्याएं होती हैं और इधर प्लस में होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब देखो इन संबंधों से क्या हम किसी तरीके से √5 को ला सकते हैं क्या? हाँ जी, ला सकते हैं। देखो, अगर मैं आधार की जगह पे 2 कर दूं, ठीक है, आधार की जगह पे 2 कर दूं यानी कि 2 का स्क्वायर, लंब की जगह पे 1 कर दूं यानी कि 1 स्क्वायर, तो कर्ण कितना बन जाएगा? ठीक है, दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 4 और 1, और इधर कर्ण का स्क्वायर, और जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा √5। ठीक है, तो यानी कि √5 हमारा ऐसे आ जाएगा। अब इसको इस पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस पे, तो यहाँ पे तो जगह भर गई, मैं नीचे बना लेता हूँ और मैं इस यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा बना लेनी है जिस पे एक 0 होगा, इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और ऐसे बढ़ता जाएगा। इधर ऋणात्मक में संख्याएं होंगी, आप चाहो तो लिख लो। और हम क्या करेंगे, इसका आधार लेंगे 2। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज का आधार लेंगे 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 2 है। ठीक है, और फिर हम इस पे एक लंब डालेंगे जिसकी क्या होगी, मेजरमेंट 1 होगी। ठीक है, और एक हम लंब ऐसे डाल देंगे यहीं पर। ठीक है, और जब हम लंब डाल देंगे 1 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वो कर्ण हो जाएगी, और उसका मान क्या होगा, √5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। और फिर कंपास की मदद से हम यहाँ से ऐसे लेके ऐसे एक क्रॉसिंग करेंगे, यहाँ से लंगड़ा लगाएंगे, ऐसे कट करेंगे, तो यहाँ पे जो कट करेगा ना, ये पॉइंट होगा √5, और इस तरीके से हम प्रदर्शित कर देंगे कि √5 यहाँ पे है। समझ पा रहे हो बात को? अब मैं इसे करके आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक स्केल की मदद से एक रेखा बनाएंगे बढ़िया सी। ठीक है, और उस पे हम वैल्यू लेंगे। तो ये मैंने एक रेखा बना ली, और
यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 0 और मैं स्केल रख के इस पे 2 सेंटीमीटर की दूरी ले लेता हूँ। यहाँ से ये 0 है तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, √5 ही करना है तो जैसे समझाया वैसे ही करना है, मतलब आधार हम 2 सेंटीमीटर का ले लेंगे। अब इस पे डालना है हमें लंब। तो लंब डालने का क्या तरीका होता है, एक तो है कि आप चांदा उठाओ और उसको ऐसे रखो और उस पर 90 अंश का जो कोण बनाए उस पर ऐसे सीधी एक रेखा बना दो और 1 सेंटीमीटर की कट कर लो। ठीक है, तो आपके पास चांदा होगा तो आप चांदा रखिएगा और उससे कर लीजिएगा। और दूसरा तरीका है कि आप इस पे कंपास की मदद से भी बना सकते हो। तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ पर मेरे पास इरेजर नहीं है, इसी की वजह से देखो आपको ऐसे डिस्टेंस लेनी है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसा कुछ कट करना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, ठीक है, अब इसको उठाना है और यहाँ पे रखना है और इसके बीच में जो दूरी है वो थोड़ी सी बड़ी कर लेनी है ऐसी। ठीक है, और ऐसी करेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे ऊपर बिल्कुल ये क्या हो दूरी, ये थोड़ी इससे बड़ी हो जाए, ऐसा हो जाए। ठीक है, ऐसा करके हम एक क्रॉस ऐसा लगाएंगे इधर से और अब इसकी बीच की दूरी को चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं बिल्कुल भी, और यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से भी एक क्रॉस लगाएंगे बिल्कुल सही तरीके से। ये तो जहाँ पे ये दोनों कट कर रहा है ये एक बिंदु मिल गया और हमें एक बिंदु पता ही था, और इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तब हमारा एक हमें लंब मिल जाएगा इस बिंदु पे। ये दो, ये एक हमें एक लंब मिल गया। बाकी चीज़ों को आप मिटा दोगे, मेरे पास इरेजर की दिक्कत है तो मैं मिटा नहीं रहा हूँ, बाकी आप इसको इन सबको मिटा देना। तो ये हमें लंब मिल गया। अब इसकी मेजरमेंट करनी है, हमें कितना रखना है, 1 सेंटीमीटर। तो आप चाहो तो कंपास के अंदर दूरी लो 1 सेंटीमीटर और फिर उससे कट कर दो। ठीक है, ऐसे, या फिर मेरे पास स्केल है तो मैं ऐसे ही नाप करके वहाँ पे कट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा होगा 1 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। इसको और इसको ज्वाइन करने के लिए पहले स्केल रख के उस पे बिंदु पे जो है अपनी पेंसिल रख के देख लिया करो। ठीक है, कि वो पड़ रहा है कि नहीं, और फिर हम ऐसे इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो दूरी बनी ये क्या है, √5 की है, और इसको अब हमें इस नंबर लाइन पे लाना है। तो नंबर लाइन पे लाने के लिए हम इसके और इसके बीच की दूरी जो है उसको हम कंपास पे मेज़र करेंगे और ये इस तरीके से इतनी हो जाएगी। इस पे यहाँ इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, ये √5 है, और फिर हम इसको धीरे से ऐसे कट करेंगे नंबर लाइन पे। तो जहाँ पे ये कट कर रहा है यहीं पे है क्या, √5। तो इसके मिडिल में होगी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर, और ये वाला बिंदु है क्या, √5। तो इस तरीके से आपको इसे करना है, समझ पा रहे हो। तो इसकी नेमिंग कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 0, यहाँ पे इसका नेमिंग कर देता हूँ A और इसका कर देता हूँ B। तो अब आप इस ध्यान से पढ़ोगे तो √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए 0 से 2 इकाई की दूरी पर OA, ये वाला बिंदु A है, लेकर उस पर एक लंब AB बनाए। तो यहाँ से AB ये लंब बना है जिसकी लंबाई 1 इकाई हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 इकाई है, मैंने बताया। ठीक है, इस प्रकार OB की लंबाई √5 होगी। ठीक है, OB क्या है, ये रहा ना OB, इसकी लंबाई क्या हो गई, √5 हो गई, और यही हमें ले लेना है अपने कंपास पे। अब O को केंद्र मानकर तथा OB त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर चाप लगाया। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी का क्या लिया था, चाप लिया था, और इस पे हम दूरी ली थी त्रिज्या, और इस पे हमने ये चाप लगाया। तो यह जहाँ पे मिला इस संख्या रेखा पर, इस बिंदु को कुछ नाम दे देते हैं, मान लो C है इसका नाम, हाँ, C पर मिला,
लगाया जो सी पर काटता है इस प्रकार OC √5 है। तो इस तरीके से आपको करना है। और इसके बाद जो अगला वाला प्रश्न है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। उस पर आपको सबसे पहले √2 को प्रदर्शित करना है। तो इसी तरीके से √2 को करोगे। √2 को करने के लिए क्या करोगे, आधार को क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, और लंब को भी 1 ले लोगे, और फिर कर्ण क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और √2 जैसे ही आएगा उसको यहाँ पे बना लोगे। फिर यहाँ से आपको करना है √2 को लेना है और फिर उसकी लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर लेनी है, तो √5 आ जाएगा। फिर ऐसे ही बनाते चले जाना है आगे आगे। तो बहुत ही लेंदी सा है, इसलिए उस प्रश्न को नहीं करा रहे, वो कैसे कहीं भी पूछा भी नहीं जाता। और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली होती है समाप्त। आप चाहो तो इसका चौथा प्रश्न कर लेना, ठीक है, ऐसे ही बनता चला जाएगा वो आराम से। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।